हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आपने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम बात करेंगे यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या के बारे में, और देखेंगे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है या घट रही है। अगर बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, क्या उसके कारण हैं और क्या उसके निवारण हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। और हमने क्या बात की थी? जब हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी तो हमने कहा था कि हेल्थ का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि कोई जो इंसान है वो निरोगी हो, उसमें कोई रोग ना हो, बल्कि हम हेल्थ का मतलब एक ब्रॉड टर्म में लेते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल हेल्थ की, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य की। हम बात करते हैं यहाँ पे इमोशनल, यानी कि भावात्मक रूप से जो व्यक्ति है वो स्वस्थ है या नहीं है। बिहेवियर, यानी कि व्यावहारिक रूप से वो स्वस्थ है या नहीं है। और जो उसका सामाजिक एस्पेक्ट है, यानी कि सोशली उसका बिहेव कैसा है। हम सारे एस्पेक्ट को देखेंगे। शारीरिक हो गया है, भावात्मक हो गया है, व्यावहारिक हो गया है, सामाजिक है। सारे ही एस्पेक्ट को लेकर के अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तभी हम कहते हैं कि वो क्या है, यहाँ पे स्वस्थ है। तो इसमें हमने क्या कहा था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी सेम बात यहाँ पे लागू होती है। जो व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, चाहे आप वहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें। भावात्मक रूप से स्वस्थ होना चाहिए कि किसी भी चीज को लेके उसके मन में मिथ नहीं होना चाहिए। व्यावहारिक रूप से वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज है जिसमें उसे डाउट है तो वो इजिली अपने डाउट को वहाँ पे क्लियर कर सके। सामाजिक रूप से वो कैसा होना चाहिए, एकदम स्वस्थ होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमने, हमारे पास जो नेक्स्ट आया था उसमें हमने क्या बात की थी, हमने कहा था 1951 में जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे एक रणनीति शुरू की थी। उन्होंने एक प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया था जिसे हमने क्या कहा, फैमिली प्लानिंग कहा। अब फैमिली प्लानिंग में वो सारी चीजें आ जाती हैं कि फैमिली है तो कितनी फैमिली होनी चाहिए, हमें यहाँ पे जो जनसंख्या है उस पर नियंत्रण की आवश्यकता है। इस प्रकार से यहाँ पे इस इन ये जो रणनीति थी या ये जो प्रोग्राम था, ये सारी चीजें इसमें क्या थी, इंक्लूड थी। नेक्स्ट हमने बात की यहाँ पे आरसीएच की। और आरसीएच की फुल फॉर्म हमने क्या देखी, हमने कहा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो यहाँ पे क्या था, ये जो प्रोग्राम था इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड थी। इसमें कहा गया था, सबसे मेन जो इसका फोकस था नॉलेज पे, कि जो यहाँ पे लोग हैं उन्हें हर चीज के बारे में नॉलेज दी जानी चाहिए। चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे वो एडोलेसेंस हो, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन की जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड नॉलेज हो, चाहे वो आफ्टर बर्थ जो चाइल्ड है और मदर है उनकी केयर कैसे की जानी चाहिए, चाहे यहाँ पे जो अवेयरनेस हो एसटीडी को लेकर के, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को लेकर के यहाँ पे अवेयरनेस को शुरू किया जाना चाहिए। तो आरसीएच में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जो भी आपको नॉलेज वाली चीजें हैं वो पूरी आरसीएच के अंदर आ जाती हैं। आरसीएच में क्या उसका मेन मोटो था कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, और जो ऐसे टॉपिक हैं कि जिनके जिनके बारे में सबको पता होना चाहिए, ऐसे टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस किया जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आते हैं उसमें हमारे पास कुछ ऐसे स्टेप्स थे जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को यहाँ पे गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही आपको बताया गया है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके बारे में सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के द्वारा क्या होना चाहिए, जो जागरूकता कार्यक्रम है उन्हें बनाए जाने चाहिए। नेक्स्ट आपको ये बताया गया है कि जो भी व्यक्ति है वो अपने वयस्कों से, वो अपने शिक्षकों से, अपने माता पिता से, अपने फ्रेंड से, अपने करीबी रिश्तेदारों से इस बारे में बात कर सकते हैं और सही जानकारी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सही जानकारी होना बिल्कुल जरूरी है यहाँ पे। नेक्स्ट ये आपको बताया गया है कि यहाँ पे जो स्कूल्स है वहाँ पे यौन शिक्षा शुरू की जानी चाहिए, जिससे कि जो बच्चा है वहाँ पे उसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पता चले, उसे फंक्शनिंग के बारे में पता चले, उसे ये पता चले कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है और किस प्रकार से उसे मेंटेन किया जाना चाहिए। चलिए, इसके बाद आपको वो सारी ही चीजें वही बताई गई हैं कि यहाँ पे क्या है, जो प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए, या फिर यहाँ पे जब आफ्टर बर्थ का जो टाइम होता है वहाँ पे कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। लोगों को अवेयर करना चाहिए, जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के
बेसिस पे या फिर सेक्स रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं उसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। चलिए यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। अब हमारे पास जो नया हमारा टॉपिक आता है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड बर्थ कंट्रोल। हम बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में और हम बात करेंगे बर्थ कंट्रोल के बारे में। तो सबसे पहले पॉपुलेशन क्या होता है, हमने क्या कहा, जनसंख्या विस्फोट क्या है। यहाँ पर हम आपने देखा होगा कि हमारी जो कंट्री है वहाँ पे डे बाय डे जो जनसंख्या है वो बढ़ती चली जा रही है और इस वजह से बहुत सारी समस्याएं भी यहाँ पर आ रही है कि क्योंकि हमने क्या कहा था, जितने लोग बढ़ेंगे उतनी हमारी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, हमारी नीड्स बढ़ेंगी और नीड्स बढ़ेंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो हर एक चीज़ पे इसका इफेक्ट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो है भोजन। अगर हम बात करें कि अगर लोग बढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या है, अधिक भोजन की आवश्यकता है। और अगर भोजन का स्रोत हम देखेंगे तो हमने कहा खेती, खेती से ही हमें क्या मिलता है, हर प्रकार का भोजन मिल रहा है। तो ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा भोजन की आवश्यकता है, ज़्यादा भोजन की आवश्यकता है तो ज़्यादा हमें पैदावार करनी पड़ेगी। ज़्यादा पैदावार हमें करनी पड़ रही है तो हमें ज़्यादा खेतों की आवश्यकता होगी। ज़्यादा खेत हमें चाहिए तो हमें क्या करने पड़ेंगे, जंगलों की कटाई करनी पड़ेगी। अब अगर जंगल कट रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, पेड़ों की कटाई हो रही है। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज होंगी प्लांट की भी और एनिमल की जो कि डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि जनसंख्या का जो प्रभाव है वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक गया। तो हमने क्या देखा जनसंख्या विस्फोट में, आपको क्या बताया गया है। After World War II, there is a sharp increase in the number of some species, particularly humans, in the world. यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में कुछ प्रजातियों, विशेषकर मनुष्य की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। ठीक है, अब तेजी से वृद्धि, यहाँ पे अगर जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं। उसके रीजन सिंपल सी है कि जो यहाँ पे बर्थ रेट है, जो जन्म दर है वो बढ़ गई है और जो डेथ रेट है वो क्या है, घट गई है। क्योंकि बहुत सारे सुधार आए हैं। आपने देखा कि जो हमारा मेडिकल फील्ड है वहाँ पे बहुत सारे सुधार आए हैं। पुराने टाइम की जब आपने बात सुनी होगी तो यहाँ पे जब भी जो पार्जुलेशन का टाइम होता है, जो डिलीवरी का टाइम होता है, वहाँ पे क्या होते थे, जो मदर है बहुत कम चांसेस होते थे उनके बचने के। यानी कि वहाँ पे जो डेथ रेट था वो बहुत ज़्यादा था। जैसे जैसे हमारा जो मेडिकल फील्ड है वो डेवलप हुआ वैसे वैसे जो यहाँ पे डेथ रेट है वो कम हो गया है। तो यही आपको बताया गया है, विच कॉजेज द बर्थ रेट टू राइज एंड द रेट ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड मैटरनल मोर्टेलिटी टू फॉल। यानी कि क्या हुआ है, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है जिसके कारण जन्म दर में वृद्धि हुई है, गर्भावस्था, प्रसव और मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है। इससे लोगों की आयु भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको बताया गया है, द लाइफ स्पैन ऑफ पीपल विल ऑल्सो ग्रो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। यानी कि इसके परिणाम स्वरूप क्या है, जो लोगों की आयु है, लाइफ स्पैन है, वो भी बढ़ेगा। अब एक शब्द आया है लाइफ स्पैन, शब्द यहाँ पे आया है लाइफ स्पैन। क्या होता है लाइफ स्पैन, जब हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे तो लाइफ स्पैन जो वर्ड है वो वहाँ आया था और हमने बात की थी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो टाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज स्ट्रेस ऑन ऑल रिसोर्सेस। यानी कि इसके परिणाम स्वरूप सभी संस्थानों पर तनाव बढ़ जाएगा। अब आपको बात क्या बताई जा रही है, आपको ये बताया जा रहा है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद क्या है, जो मनुष्य हैं, मनुष्यों के नंबर में बहुत ज़्यादा वृद्धि यहाँ पे हुई। क्यों वृद्धि हुई, क्योंकि यहाँ पे जो डेथ रेट था वो कम हुआ और जो बर्थ रेट था वो बढ़ गया। यानी कि जो मरने वालों की संख्या थी वो कम हो गई है और जिनका जन्म है उस जो जन्म दर है वो क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। अब सेम वही बात है, हमने कहा कि जब लोगों का नंबर बढ़ेगा तो सारे जो संसाधन है, सारे जो रिसोर्सेस हैं, उन पे क्या होगा, स्ट्रेस होगा। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, और रिसोर्सेस चाहिए होंगे, चाहे वो भोजन है, चाहे वो रहने की जगह है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कंपनीज हैं, जॉब है, सारे ही चीज हमें क्या चाहिए होंगी, ज्यादा मात्रा में चाहिए होंगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट यहाँ पे कहते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग्स आती हैं उनमें हमसे कहा गया है कि क्या क्या कारण हैं किसके यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या विस्फोट है, उसके क्या क्या रीजन है। जैसे कि कुछ रीजन की बात हमने कर ली है। तो सबसे पहला रीजन क्या कहता है, द रैपिड डिक्रीज इन डेथ रेट।
यानी कि क्या हो रहा है, मृत्यु दर में तेजी से कमी यहाँ पे आ रही है। पहला रीजन हो गया है। सेकेंड जो रीजन है, द रैपिड डिक्रीज इन द मैटरनल मोर्टालिटी रेट, MMR जिसे हम कहते हैं, मात्र मृत्यु दर में तेजी से कमी हो गई है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जब भी यहाँ पे डिलीवरी का टाइम होता था तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे कि जो मदर है उसकी डेथ यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं थी। जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ आई, जो मात्र मृत्यु दर है उसमें क्या है, अब कमी आ गई है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, द रैपिड डिक्रीज इन इनफैंट मोर्टालिटी रेट, यानी कि शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी। ऑब्वियसली बात है, जब हमें अगर मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी तो जो न्यू बॉर्न है और जो मदर है दोनों ही वहां पे क्या होंगे, सेफ होंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है द इंक्रीज इन द पीरियोडिक ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जीवन प्रत्याशा की अवधि में क्या है, ये वृद्धि हो गई है। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि प्रजनन योग्य आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि। अब देखिए लास्ट वाला जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। क्या हो गया है, जो ऐसे जो लोग हैं कि जिनकी क्या है, रिप्रोडक्टिव एज है, उनकी संख्या में वृद्धि है। उनकी संख्या में वृद्धि होगी तो फिर क्या होगा, आगे उनकी भी जनरेशन आएंगी और इस प्रकार से जो जनसंख्या है उसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रहेगी। तो ये जो कारण है ये आपको ध्यान रखने हैं। बहुत जो भी टॉपिक हमारे पास आ रहे हैं वो कैसे हैं, बहुत कॉमन है। तो सारी चीज़ें जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हम आसपास देखते हैं, हमने फील भी किया है और हमें पता भी है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, इस चैप्टर को आपको रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है कि क्या क्या चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, उसके क्या क्या कारण हैं और क्या क्या यहाँ पे निवारण है। चलिए, अब हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट के बारे में और हमने इसके कॉजेज देखे और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जनसंख्या में वृद्धि होना हमारे लिए क्या है, लाभदायक नहीं है। अगर लाभदायक नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखिए जो भी चीज़ हमारे लिए लाभदायक नहीं होती है हम क्या करते हैं, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो जनसंख्या वृद्धि है उसके भी कुछ उपाय हमारे पास आते हैं। क्या क्या वो उपाय होंगे, वो उपाय इस प्रकार से होंगे कि किसी को हानि भी नहीं पहुंचेगी और जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वो भी यहाँ पे कंट्रोल होगी। तो नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे मेथड टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, यानी कि जो जनसंख्या विस्फोट है उसको नियंत्रित करने के क्या क्या हमारे पास उपाय हो सकते हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है छोटे परिवारों को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी प्रमोटिंग द स्मॉलर फैमिलीज। यहाँ पे सबको जागरूक होना चाहिए कि यहाँ पे छोटी फैमिलीज हों। जैसे कि छोटी फैमिलीज में क्या होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं और उनके दो यहाँ पे क्या होंगे, बच्चे होंगे। इतनी ही बात हमने की है। हम बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिली के। न्यूक्लियर फैमिली में हम किसकी बात करते हैं, हम चार की बात करते हैं, पेरेंट्स और उनके दो बच्चे। तो हमें लोगों को इतना शिक्षित करना होगा कि उन्हें इम्पोर्टेंस पता चले छोटे परिवारों की। क्या क्या होगा, देखिए अगर छोटा परिवार होगा तो छोटे परिवार में बच्चे अगर आपके दो हैं तो दो बच्चों को आप अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छी लाइफ आप दे पाएंगे। वहीं अगर दो की बजाय 3 4 5 बच्चे यहाँ पे होते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो सभी पर पड़ेगा। उनकी शिक्षा पर भी इफेक्ट पड़ेगा। आप बहुत अच्छे स्कूल्स में नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि क्या है, आपको पता है कि आपको हर एक की फीस देनी है, आपको सबको पढ़ाना है। उसी प्रकार से हर एक चीज को लेकर के क्या है, वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। दो बच्चे हैं तो आप दो पर ध्यान दे सकते हैं, अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है कि लोगों को जागरूक करना है कि छोटे परिवारों को वो क्या करें, बढ़ावा दें। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको बताया गया है गर्भ निरोधक तरीकों के उपयोग को बढ़ावा देना, यानी कि प्रमोटिंग द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब यहाँ पे क्या है, आपको जो अनचाही प्रेगनेंसी है उसे रोकने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, गर्भ निरोधक तरीके कहते हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे हम जो गर्भ निरोधक तरीके हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, उनके बारे में लोगों को बताना कि किस प्रकार से कौन कौन से वो मेथड्स होते हैं, किस प्रकार से आप उन मेथड्स को यूज कर सकते हैं और सारी ही चीजें, उनके साइड इफेक्ट्स हो गए हैं या फिर उनके बेनिफिशियल एस्पेक्ट हो गए हैं, उन्हें दोनों को उन्हें समझाना, उन्हें ये बताना कि अगर आप यहाँ पे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज कर रहे हैं तो किसी डॉक्टर अगर आपको कंसल्ट करता है तो उसी के बाद आप लें। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर कि जो हमें बताती है कि जनसंख्या को किस प्रकार से नियंत्रित
किया जाना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट हमारे पास है वो है विवाह की कानूनी उम्र बढ़ाना, महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष। अब क्या होता है यहाँ पे, आपने देखा होगा कि पुराने टाइम पे जो शादियां हो जाती थी बहुत छोटी एज में हो जाती थी, और उतनी छोटी एज में उन्हें खुद पता नहीं होता था कि यहाँ पे क्या है, छोटे परिवार का क्या महत्व है, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, अगर यहाँ पे पुरुष है या महिलाएं हैं, उनकी एक पर्टिकुलर एज में शादी हो रही है, जिस एज में वो क्या है, मेच्योर हो गए हैं, उन्हें समझ है सही और गलत की, उन्हें ये पता है कि अब कोई भी एक्शन ले रहे हैं, कोई भी डिसीजन यहाँ पे ले रहे हैं तो उसका क्या परिणाम है, तब जाके क्या होगा। उस स्थिति में वहाँ पे उनकी पढ़ाई भी लगभग पूरी हो चुकी होगी और वो समझ चुके होंगे कि छोटे परिवारों का यहाँ पे क्या महत्व है। तो हमने तीसरा पॉइंट क्या देखा, हमने कहा इंक्रीजिंग द लीगल एज फॉर मैरिज, 18 years for females and 21 years for males। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको पॉइंट बताया गया है छोटे परिवार वाले जोड़ों के प्रति सराहनीय कदम, यानी कि एप्रिशिएटिव मेजर्स टुवर्ड्स द कपल्स विद अ स्मॉलर फैमिलीज। अब यहाँ पे जो छोटी फैमिलीज हैं उन्हें, उनकी सराहना हमें करनी चाहिए, जिससे कि जो और लोग हैं वो भी प्रेरित हों उन्हें देख करके। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिनसे कि जनसंख्या विस्फोट को यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। इनमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इनमें आपको पढ़ना है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को आपको पढ़ना है। आप पढ़ेंगे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो कौन कौन से मेथड्स होते हैं, सारे मेथड्स को आप डिटेल में पढ़ेंगे और इन्हीं के ऊपर आपके पास क्वेश्चन भी आता है। देखिए अभी तक हमने जो भी बात की है वो एक जर्नल से टॉपिक थे, आपने बात की है रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे कहते हैं, तो जो डेफिनेशन है वो आपको ध्यान रखनी है। आपने बात की है पॉपुलेशन की, कि पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसके क्या परिणाम है। ये क्या एक जर्नल टॉपिक है, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हैं, एक ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यहाँ पे क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, आपको उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में पूछा जाएगा, इसीलिए आप क्या करेंगे, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उन्हें यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा, उसमें हम बात करेंगे आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, यानी आदर्श जो गर्भ निरोधक होते हैं उनके बारे में। अब आदर्श से क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स को हम यूज करें कि जो क्या होंगे, सेफ होंगे, जिससे कि किसी को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनके एग्जाम्पल पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या उनके कैरेक्टर्स होने चाहिए, ऐसे कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव हैं जिन्हें हम आदर्श कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि एग्जाम्पल में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि मेल और फीमेल के यहाँ पे अलग अलग क्या होते होंगे, अलग अलग मैथड्स हैं कि जिस प्रकार की, जिससे कि वो क्या करेंगे, यहाँ पे जनसंख्या, जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसे रोकेंगे, या फिर यहाँ पे जो अनचाही प्रेगनेंसी है उसे यहाँ पे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो आदर्श गर्भ निरोधक हैं उनके क्या क्या यहाँ पे फीचर्स होते हैं। सबसे पहला है आसानी से उपयोग किया जाना चाहिए, यानी कि ये क्या होंगे, शुड बी यूज्ड इजीली। ऐसे गर्भ निरोधक होने चाहिए, ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स होने चाहिए कि जिनका यूज इजिली वहां पे हो पाए। इतनी बात क्लियर है। सेकेंड जो पॉइंट हमें बताता है आसानी से उपलब्ध होने चाहिए, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं होने चाहिए कि जो किसी पर्टिकुलर जगह पे मिलते हो और बहुत मुश्किल से मिलते हो। तो क्या है, शुड बी अवेलेबल इजिली, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, जो चीज मुश्किल से मिलती है फिर हम उनका यूज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रभावी होने चाहिए, यानी कि शुड बी इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब है कि हम जिस पर्पज से उसे यूज कर रहे हैं वो पर्पज हमारा पूरा हो सके। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दुष्प्रभाव अनुपस्थित या न्यूनतम होने चाहिए, यानी कि साइड इफेक्ट मस्ट बी एब्सेंट और मिनिमम। क्या होने चाहिए कि उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो कम होने चाहिए। पहले तो बात क्या होनी चाहिए कि जो साइड इफेक्ट है वो अनुपस्थित हो, यानी कि कोई साइड इफेक्ट ना हो। अगर साइड इफेक्ट है तो वो बहुत माइन्यूट से हो, जिससे कि कोई भी नकारात्मक प्रभाव देखने को यहाँ पे नहीं मिले। नेक्स्ट कह रहा है प्रतिवर्ती होने चाहिए, यानी कि शुड बी रिवर्सिबल। ठीक है, यहाँ पे कैसे होने चाहिए, रिवर्सिबल होने चाहिए। और नेक्स्ट है कि व्यक्ति की इच्छा, यौन इच्छा
या कार्य को प्रभावित नहीं करना चाहिए, यानी कि शुड नॉट अफेक्ट द डिजायर, सेक्सुअल ड्राइव और एक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि ऐसे नहीं होने चाहिए कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति पे प्रभाव पड़े, चाहे वो यहाँ पे क्या हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो जिस कॉन्ट्रासेप्टिव में ये सारे कैरेक्टर होंगे उसे हम क्या कह सकते हैं, आदर्श गर्भ निरोधक यहाँ पे कह सकते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कुछ कुछ जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे क्या से होते हैं, बैरियर मेथड होते हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पे क्या से होते हैं, इंजेक्शन होते हैं। कुछ यहाँ पे हम बात करेंगे जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे IUDs के बारे में, यानी कि ये क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो यहाँ पे जितने भी हमने कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बात की है एक एक करके डिटेल में जानेंगे और जानेंगे उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे होते हैं। चलिए सो क्लास आज हमने यहाँ पे बात की है पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन के क्या प्रभाव होते हैं, क्या उसके कारण होते हैं, क्या उसके निवारण होते हैं। तो जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आपको घर से रिवाइज करके लेके आना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।